लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज से नामांकन है और यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया शुरू। सुबह 11 बजे से 3 बजे के मध्य सहारनपुर, कैरना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में होगा नामांकन। 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य, 1 एससी आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च। 30 मार्च को नाम वापस। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता, 76.23 लाख पुरुष, 67.14 लाख महिलाएं, 824 थर्ड जेंडर, कुल 7,693 मतदाता केंद्र तथा 1,48,042 मतदेय स्थल बने और चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख निर्धारित। आरओ कार्यालय में 5 लोगों को भी प्रवेश की अनुमति। आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों की अनुमति। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रथम चरण में के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का आज से नामांकन और इसी के साथ यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। पहला चरण 20 मार्च यानी आज से नामांकन। पहला चरण नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च, नामांकन की जांच 28 मार्च, नाम वापस 30 मार्च, मतदान 19 अप्रैल को, मतगणना 4 जून को। 20 मार्च यानी आज से नामांकन। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जहां पर पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, आज से पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। क्या कुछ अपडेट है राघवेंद्र? निशा, पहले दिन की नामांकन प्रक्रिया जब प्रथम चरण की शुरू हुई है तो उत्तर प्रदेश में अब जाकर ये दिखाई देने लगा कि सारे दल अब सक्रियता की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अब नेताओं की सक्रियता दिख रही है कि हाँ, लोकसभा का चुनाव है। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। और एक संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी से बाहर होकर अपनी पार्टी बनाए थे, उनके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के कुछ संकेत मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी एनसीआर से संबंधित सीटें हैं जिन पे चुनाव होना है, तो उसमें जो सक्रियता समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रही है वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिख रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी जो चुनावी प्रक्रिया थी, शायद जब समाजवादी पार्टी और अन्य दल अभी सुसुप्त अवस्था में थे, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय से अपनी तैयारियों को धीरे धीरे धार देना शुरू की थी और इसीलिए उसकी तैयारी बहुत धीरे धीरे दिखाई देती है, लेकिन एक मुकाम पे पहुंचती है। और यही देन है कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें जीत दर्ज करने में भी सफलता मिलती है। और अब जाकर के लखनऊ की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव अब एक्शन मोड में आ गया है और सारे दल अब सक्रिय भूमिका में नजर भी आने लगे हैं। ठीक है। संजय चौधरी मेरे सहयोगी सहारनपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस फेज में जो है चुनाव होने हैं, एक बार इसकी पूरी जानकारी।
देखिए, बताना चाहूंगा, सहारनपुर में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं, बैरिकेडिंग किए गए हैं, फोर्स का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। पहले 27 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 30 तारीख तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। उसके बाद 19 अप्रैल को सहारनपुर में मतदान होगा और 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग होगी। चलिए, विक्की चौधरी मुरादाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्की, जिस तरीके से बात कर ली जाए, किस फेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता जाकर वोट देने वाली है? बहुजन समाज पार्टी। विक्की, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, वापस राघवेंद्र का एक बार मैं फिर से रुक करूंगी। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आरएलडी को लेकर अगर बात कर ली जाए, तो आरएलडी का जाना सपा के लिए कितना बड़ा झटका है? निशा, आरएलडी का जाना एक तरह से समाजवादी पार्टी की आधी शक्ति जो कहा जाए वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गई है। क्योंकि जब हम आरएलडी की बात करते हैं तो पश्चिम का जो बेल्ट है, एनसीआर का बेल्ट है, किसान और गन्ना, उन दो चीज़ों के लिए जाना जाता है और आरएलडी को ही माना जाता है कि आरएलडी कहीं न कहीं से किसानों के पक्ष की बात करती है और उनके जो किसान नेता थे भारत रत्न चौधरी साहब को दिया गया, उसको लेकर भी एक जो समीकरण पूरे पश्चिमी यूपी में बना है वो एनडीए के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक है। और दूसरा, जो समाजवादी पार्टी की बात आपने कही निशा, तो समाजवादी पार्टी के पास अभी भी वही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जो 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में देखने को मिलते थे कि एक ही वही डायलॉग कि अब जनता ने मूड बना लिया है और बीजेपी को हटाएगी जनता। जबकि इन सारे चुनावों में लगातार हम देखें 14, 17, 19 और 22 के चुनाव में तो जनता ने झोली भर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी, वो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव दिया। तो विपक्ष के पास समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, ये जितनी पार्टियां हैं इनके पास उस तरह का ठोस कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा कि सरकार को घेरने में कामयाब हो, कि कोई मोदी सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके हाथ लगा हो या उस तरह का मुद्दा लोग जो इंटर इनकम्बेंसी की बात बनाए। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही सोचनीय बात है। और या अन्य जितने भी विपक्ष के नेता हैं, पार्टियां हैं, कि उनके पास कोई ऐसा जब ठोस मुद्दा नहीं है तो जनता के बीच में कैसे मोदी को चुनौती दे पाएंगे। ठीक है, विक्की चौधरी मुरादाबाद से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्की, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता जाकर वोट करने वाली है और इसी के साथ किस फेज पर यहाँ पर चुनाव होने हैं? यहाँ पर मुरादाबाद सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है साफ सफाई का। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी जब से एक तमगा मिला है, मुरादाबाद में जगह जगह काम चल रहे हैं, लेकिन उन जगह जगह काम करने की वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। आम जनता परेशान है और सबसे ज्यादा जो वोट करेंगे वो इन्हीं चीजों पर करेंगे जिन समस्याओं को लेकर वो जाते हैं। मुरादाबाद से जो सांसद है एस के वो समाजवादी से सांसद है और उनके कराए गए काम जनता से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। पिछली बार यहाँ से जो उनसे पहले जो सांसद थे सर्वेश सिंह थे और मुरादाबाद से बहुत लंबी दावेदारी मानी जा रही है उनकी। कल ही वो अमित शाह से मिले हैं और कल ही सर्वेश सिंह अपनी दावेदारी ठोके। और अभी 3-4 दिन पहले जब मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने बाकायदा मुरादाबाद से कहा था कि ये है मुरादाबाद के शेर। ठीक है, दीपक गर्ग मुजफ्फरनगर से इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, किस फेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसी के साथ वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जनता वोट करने वाली है? पर जनता यहाँ वोट करने वाली है। उन्होंने बताया जो योजना 10 साल से सांसद संजीव बाजा यहाँ पर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत विकास कराया। इसी मुद्दे को लेकर जनता अब की बार वोट करने वाली है। चलिए, ठीक है राघवेंद्र, वही बात कर ली जाए। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है यूपी से भी होकर गुजरी है, ऐसे में क्या लग रहा है कितना असर इस यात्रा का देखने को मिल सकता है इन चुनावों में? निशा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आई थी तो उसकी दूरी बहुत कम कर दी गई थी। इतने कम दिनों में उत्तर प्रदेश को एक एक्सक्यूज देकर के कम कर दिया गया था कि यहाँ बोर्ड परीक्षा का एग्जाम चल रहा है तो बच्चों को परेशानी न हो। तो न्याय यात्रा जो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कम, लेकिन राहुल गांधी को पूरे देश में घुमा करके एक नेता के रूप में स्थापित करने की ज़्यादा वो न्याय यात्रा रही है। और न्याय यात्रा का इस लोकसभा चुनाव में इसलिए भी फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि जिस स्टेट में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जाती थी उस स्टेट में कांग्रेस धड़ के जो बड़े नेता थे वो पार्टी छोड़कर खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दिए थे या अन्य दलों में शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। तो न्याय यात्रा इस लोकसभा चुनाव में बहुत कारगर दिखाई नहीं देने जा रही है। और
न्याय यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, आप जनता को तब अपने पक्ष में खींच पाते हैं जब सरकार के खिलाफ आपके पास कोई ठोस मुद्दा हो, और विपक्ष के पास ठोस मुद्दा न होना ही मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। और जब हम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद की बात करते हैं तो यहाँ खास करके 2007 से जो योगी सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर जो काम किया गया है और अपराधियों माफियाओं का जिस तरह सफाया किया गया है, आम जनमानस जब सुख चैन की नींद सोता है और जितना जो कमाता है उसके पास रहता है, किसी तरह की फिरौती कोई नहीं मांगता है, तो ऑटोमेटिक वो जनता उसी सरकार को चुनने की तरफ अग्रसर होती है जिसमें वो सुरक्षित महसूस करता हो और जो सुरक्षा उस सरकार द्वारा दी जाती हो। तो जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा पे बहुत भारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और राशन, शासन, अनुशासन, ये तीनों दिखाई देते हैं। चलिए, संजय चौधरी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए पहले फेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं और ऐसे में कौन कितना मजबूत यहाँ पर दिख रहा है? जी, बात सहारनपुर की जाए तो यहाँ पर एक समय में बसपा बहुत मजबूत स्थिति में होती थी, लेकिन 2014 के बाद लगातार स्थिति बदल रही है। 2014 में यहाँ से राघव लखनपाल सांसद बने थे। बात 2019 में की जाए तो गठबंधन था समाजवादी और बसपा का, तो बसपा के फजलुर रहमान ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वो बहुत मामूली जीत दर्ज की गई थी। बसपा, हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन बीजेपी को यहाँ से मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश नजर आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर इमरान मसूद जो गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं, जिनके हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सहारनपुर कांग्रेस को दिया गया है क्योंकि इमरान मसूद यहाँ अच्छे नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उनको टिकट दिया जा सकता है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ठीक है, विकी चौधरी मेरे सहयोगी मुरादाबाद से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं उसके ठीक पीछे जो है पुलिस कर्मचारी भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितनी टाइट सिक्योरिटी है, कैसी तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ देखने को मिल रही है? विकी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, वापस एक बार मैं फिर राघविंद का रुख करना चाहूंगी। राघविंद, अब बात वहीं अमेठी और रायबरेली को लेकर कर ली जाए तो क्या लग रहा है इन 2 सीटों पर? अमेठी और रायबरेली 2 सीटें ऐसी हैं जहां रहस्य गहराता जा रहा है, चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं और निशा अभी तक कांग्रेस वहां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही है। बार बार सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, कभी जानकारी मिलती है कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे, तो सवाल उठता है कि फिर अमेठी से कौन लड़ेगा। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव न लड़ने का पहले ही निर्णय सुना चुकी हैं और उन्होंने एक भावुक अपील भी वहाँ रायबरेली की जनता से की थी कि जिसको भी हम भेजें उसे जिताने का आशीर्वाद दीजिएगा। तो रायबरेली अमेठी पे इस समय रहस्य बरकरार है। हाँ, इतना जरूर है कि वहाँ के अगर ब्राह्मण चेहरा की बात करें तो मनोज पांडे द्वारा जब समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पीडीए की बात करते हैं, उनके द्वारा जब समाजवादी पार्टी को छोड़ा गया तो वहाँ की लड़ाई और दिलचस्प होगी कि इस बार आखिर रायबरेली का मूड क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े करीबी हम दिनेश प्रताप सिंह की बात करें या अखिलेश प्रताप सिंह की पुत्री अदिति सिंह की बात करें तो ये लोग भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और पूर्व के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चूंकि स्मृति ईरानी से हार गए थे, तो इन दोनों सीटों का इलेक्शन जो होगा, चुनाव, वो बहुत ही देखने लायक होगा कि कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाती है या नहीं। दीपक गर्ग मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, कौन कितना मजबूत दिख रहा है यहाँ पर? 2 जाट नेताओं के आमने सामने की टक्कर है। जो 10 साल से बीजेपी के सांसद यहाँ पे रहे हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनका ही पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। जी चलिए, ठीक है। विक्की चौधरी, आवाज मिल रही है आपको? विक्की, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से मैं अभी पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात कर रही थी, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर सिक्योरिटी भी काफी टाइट देखने को मिल रही है। ऐसे में कितनी मुस्तैद नजर आ रही है पुलिस प्रशासन यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे पुलिस बहुत अच्छी तरह से मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। आम नागरिक को जाने की किसी भी तरह की परमिशन नहीं है और आज नामांकन प्रक्रिया शुरू है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने का मतलब यह है कि आज फिलहाल मुरादाबाद से अभी किसी भी प्रकार का कोई नामांकन की अभी सूचना नहीं आई है। मुरादाबाद से ना बीजेपी ना
सपा और न बसपा, ये तीन पार्टियां मुख्य हैं जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई नामांकन अपनी तरफ से नहीं हासिल किया है। लेकिन मुरादाबाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अपना हर तरीके से उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी ने इस जगह का व्यवस्था जायजा लिया है और यहाँ पे हर जगह से पुख्ता इंतजाम किए गए। चलिए ठीक है राघवेंद्र, एक बार फिर से आपको मैं रुक करूंगी। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, एक तरफ बीजेपी 80 का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ वहीं विपक्ष की बात कर ली जाए, सपा बार बार कह रही है कि 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। बेशक निशा, आपने जो बात कही, अखिलेश यादव द्वारा लगातार 2014 से ये बातें कही जाती हैं कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी को हटाना है, जनता मूड बना चुकी है। लेकिन चुनाव दर चुनाव जब हम चुनाव को देखते हैं और जब परिणाम आते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से जीतते हुए सत्ता पे काबिज होती है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा। शायद विपक्ष को इस पे विचार करना होगा कि वो जो बातें कहता है जनता उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है, आखिर जनता का मूड क्या है। तो फिर बातें वहीं आ जाती हैं निशा कि आम जो गरीब है उसे अपनी सुविधाओं से ज़रूरत से मतलब रहता है कि उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन सी सरकार कर रही है। और शायद मोदी सरकार की यही खासियत रही है कि अगर एक तरफ निजी उद्योग को बढ़ावा दे करके और रोजगार में बढ़ावा देने का प्रयास किया है तो दूसरी तरफ गरीबों को हम शौचालय की बात कर लें या राशन की बात कर लें या उज्ज्वला गैस की बात कर लें या बिजली कनेक्शन की बात कर लें या आयुष्मान भारत की बात कर लें, तो इन योजनाओं के तहत गरीबों को अपनी तरफ इतना खींच लिया है कि एक वोट बैंक लाभार्थियों का भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। और समाजवादी पार्टी शायद इसी नब्ज को पकड़ नहीं पाती है। वो बार बार कहती है कि जनता ने मूड बना लिया है, बीजेपी को हटाना है और बीजेपी को इस बार जनता हटाएगी। लेकिन जनता सरकार की नीतियों से प्रसन्न होते हुए दिखाई देती है और उससे जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं शायद वो इसीलिए अपना मतदान उस दिशा में करती है कि जो सरकार हमारे दुख दर्द को समझ रही है उसी को हम वोट करें। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव अपने जीत के आंकड़े को भी बढ़ाती हुई दिखाई देती है। चलिए, संजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में किन किन कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन कर लिया है? आज से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि सहारनपुर की बात की जाए तो अभी तक किसी भी पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए हैं। सभी फूक कर कदम रख रही हैं पार्टियां, क्योंकि सभी पार्टियां अपना यहाँ पर जीत हासिल करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा गठबंधन हो, दोनों ही पार्टी अपना अभी तक घोषित प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसके साथ ही हालांकि बसपा ने यहाँ से अधिकृत तौर पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन लोकसभा प्रभारी माजिद अली को बनाया गया है, क्योंकि मौजूदा जो यहाँ पर सांसद थे बसपा के, उनका उन्होंने टिकट काट दिया है। और बात की जाए तो बाकी अभी भारतीय जनता पार्टी का या अन्य पार्टियों ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हो सकता है एक आध दिन में प्रत्याशी घोषित हो जाए। चलिए ठीक है, विकी चौधरी, वहीं बात कर ली जाए, किन किन कैंडिडेट्स ने नामांकन कर लिया है अपना? अच्छा, मुरादाबाद से अभी किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के नामांकन की कोई सूचना नहीं है। आज पहला दिन है, प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी भले से ही कर चुका है, लेकिन मुरादाबाद से अभी किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के प्रत्याशी या निर्दलीय है, किसी ने भी नामांकन मुरादाबाद से अभी तक अप्लाई नहीं किया। दीपक, वही सवाल आपसे, किस किस प्रत्याशी ने जो है अपना नामांकन कर लिया है? अभी फिलहाल जानकारी हो पाई है, सिर्फ 2 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। अभी आगे 3 बजे जो हमारे जिलाधिकारी हैं अरविंद मल्लप्पा बंगारी, उनसे जानकारी ली जाएगी, उसके आगे की बात हो पाएगी। ठीक है, फिलहाल 2 नामांकन, हाँ फिलहाल 2 नामांकन पत्र यहाँ पे खरीदे गए हैं। ठीक है राघवेंद्र, वहीं अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जनता का मूड क्या कह रहा है? अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो जनता का मूड क्या कह रहा है? निशा, हम जब जनता की मूड की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि जनता में नाराजगी है कि नहीं। तो जब हम इन मुद्दों पे जनता से बात करने का प्रयास करते हैं तो जनता में उस तरह की नाराजगी नहीं दिखती है कि सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया। फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर आम जनता जो मुख्य वोटर है वो नाराज नहीं है सरकार की योजनाओं से, सरकार की नीतियों से, तो फिर उस सरकार को हटाना बहुत कठिन होता है। तो जनता का मूड इस तरह की नाराजगी भरा, कहीं इंटर इनकम्बेंसी जैसी बातें दिखाई नहीं दे रही हैं जो धरातल पे दिखती हो। अब बात आती है कि विपक्ष जो कहता है उसके दावे में कितना दम है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि शायद विपक्ष जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है कि वो जनता के किन मुद्दों को उठाए। और एक सच्चाई ये भी है कि विपक्ष
4 साल उस तरह से प्रयास नहीं करता है या कुछ मुद्दों को जिसको उठाना चाहिए उस समय रहते उठा भी नहीं पाता है। जब चुनाव आता है उस समय वो घरों से निकलता है और फिर जनता के हित की बात करता है। तो फिर जनता सोचती है कि 5 साल जिन सरकार की नीतियों की वजह से हमारा पेट भरा, हमें घर मिला, छत मिला, शौचालय मिला, तो फिर विपक्ष जो कर रहा है शायद इसीलिए उसे सूट नहीं करता है। और शायद यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव मोदी का रथ विजय रोकना विपक्ष के बूते के बाहर की बात दिखाई देने लगती है। इस बार भी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उस तरह से गठबंधन का अपना रूपरेखा नहीं दे पाई और मोदी से लड़ने के लिए उस तरह से अपनी दलीलें नहीं पेश कर पाई और शायद जनता भी इसीलिए मोदी सरकार के प्रति उसका झुकाव दिखता है, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं सरकार की नीतियों से फुलफिल होती हो, चाहे स्वास्थ्य की हो या घर की हो, शौचालय की हो या बिजली गैस कनेक्शन की हो या फिर हेल्थ की बात करो। ठीक है संजय, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से भी आपने कहा कि हर कोई पार्टी यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। ऐसे में प्रत्याशियों का ऐलान कब तक हो सकता है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कोई डेट पता चल पाई कि कब तक प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है? अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ से 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे थे, सांसद रहे थे राघव लखन पाल शर्मा, उनका ही नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरी ओर गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ से इमरान मसूद बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका भी नाम लगभग फाइनल चल रहा है। हालांकि घोषित नहीं किए गए हैं। बसपा ने यहाँ से हालांकि अपना लोकसभा प्रभारी घोषित किया है, अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया है। और अगर बसपा और सपा के अलग अलग प्रत्याशी ये घोषित होते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा। दीपक, वही बात कर ली जाए, जनता का मूड क्या कह रहा है यहाँ पर? जनता का मूड विकास के मुद्दों को लेकर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जैसे बात की जाए 2 योजनाओं से रहे सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जो जनता नाराज हो पाए। जी नहीं सर, जैसे आपको बता दें कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आई हैं सबको लाभ मिला है, उसी को देखते हुए जनता का मूड एक तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अब की बार हुआ है, उसको देखते हुए हमारा जिला मुजफ्फरनगर जाट बेल्ट कहे जाने वाला अब की बार भाजपा को ही वोट देगा। ठीक है संजय, दीपक, राघवेंद्र, विकी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई।